बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से मिलाओ। गुड मॉर्निंग। उम्मीद कितने दिन आपका खैरियत से गुजरे। आज जुम्मा है तो जुम्मा मुबारक आप सबको। और इसके साथ साथ जी अफगानिस्तान की सूरत हाल में कल एक बहुत अहम पेशरफ हुई और ये कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मुतादिद धमाके 3 बताया जा रहा है। अब तक जो 3 धमाके हुए हैं उसमें 73+ जो हैं डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और 100 से ज़्यादा भी ज़ख्मी हैं। बिल्कुल, गैर मुल्की भी शामिल हैं इस धमाके में। और आपको याद होगा 2 रोज़ कबल ये बात की जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से भी और बरतानिया की तरफ से भी कहा जा रहा था अपने शहरियों को और तमाम लोगों को कि एयरपोर्ट पर मत आएँ, दाइश की जानिब से हमले का ख़तरा मौजूद है। और वही हुआ कि 2 रोज़ के बाद 3 धमाके हुए हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कल से ये टॉप ट्रेंड भी है। कल रात से ही वहाँ से फुटेजेस और जो दिल दहला देने वाली मनाजर देखने में आ रहे हैं कि लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, रेडियो के ऊपर उनकी डेड बॉडीज़ इकट्ठी की जा रही हैं, हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज हो गई। तालिबान ने भी इसकी मजम्मत की है और अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी ये कहा है कि विल ट्रैक दैम, विल हंट देम डाउन एंड दे हैव टू पे फॉर इट। हम भूलेंगे नहीं और हम मेक श्योर करेंगे कि इसका बदला जरूर लें, लेकिन ये भी होगा कि 31 अगस्त तक हम अपनी अफवाज को वापस बुलवा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो बाइडन ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हालिया चंद सालों में ये सबसे ज़्यादा अमवात थी एक दिन में अमरीकियों की 13 अमवात हुई हैं सिर्फ अमरीकी फ़ौजियों की, जो कि सबसे ज़्यादा हैं गुज़श्ता 10 सालों में। अगर देखा जाए तो फिर ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान है और इसमें अमेरिका भी परेशान है। लेकिन ये भी सवाल होना चाहिए कि अगर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिका के पास थी तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम मज़ीद सख्त क्यों नहीं किए गए? जब ये भी बात की जा रही थी कि वहाँ पर हमले का अंदेशा है, बताया भी जाए जो बाइडन ने खुद कहा था तो फिर खतरा मौजूद था, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? और ये भी बात देखनी चाहिए कि तालिबान ने जब कहा कि मजम्मत हम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हम दाइश के हवाले से तो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकते, दाइश ने खुद जिम्मेदारी कल कबूल कर ली है, तो अमेरिका को भी देखना होगा कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है। सिर्फ दुश्मन के साथ ये कहना कि हम जाके बदला ले लेंगे ये इनफ नहीं है, अपनी सफों में भी देखना चाहिए कि गलती कहाँ पर है। बिल्कुल सही। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जी, गवर्नमेंट के 3 साल। कल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गिन के चीजें बताई कि उन्होंने क्या क्या किया है और हुकूमत किस सिमत जा रही है, गरीब आदमी का कैसे भला होने जा रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ है। फिलहाल चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले जी, गैर मुल्की फौज का इनखला, काबुल धमाकों से गूंज उठा। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी, गरीब भूखा सोने लगा। पीसीबी में रैम्बो की एंट्री। पंजाब में खवातीन गैर महफूज, हुकूमत की हिकमत अमली क्या? और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वुमेन तहफ़्फ़ुज़ ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। जी, तो सबसे पहले हम काबुल की सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर 3 नतीजे में 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और अभी तक लोग जो ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। और इसके साथ साथ काबुल की सिक्योरिटी और ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर अब बहुत से सवालात भी इकट्ठा खड़े होना शुरू। और इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर क्या है, ग्राउंड से बहुत से इंटरनेशनल सहाफ़ी, पाकिस्तान से भी कुछ सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद सुमेरा खान साहिबा जो कि ब्यूरो चीफ इंडस न्यूज़ फॉर काबुल और इस्लामाबाद हैं और उन्होंने सब कुछ वहाँ पर खुद देखा है, वहाँ पर मौजूद हैं और देख रही हैं जब से ये वहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो रही है। सुमेरा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, तो वहाँ पर इंतहाई परेशानी है और पूरी दुनिया की नज़रें भी इधर ही हैं। तो आप ज़रा कुछ बताइएगा, काबुल में ये हुआ क्या है चंद दिनों में और जो धमाके हुए हैं उसकी वजह क्या नज़र आती है आपको, किस तरह से हुआ, मैनेज किस तरह किया, सूरत हाल इस वक्त क्या है? बहुत शुक्रिया। काबुल में असल में पिछले 10-12 दिनों से जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है तालिबान के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। शहर 2-3 दिन के बाद ही नॉर्मल सी की तरफ वापस आ गया था, बल्कि हमने बैंक्स खुलते देखे हैं, हमने स्कूल्स खुलते देखना शुरू किए। एक सेंस ऑफ नॉर्मल सी जो थी दैट हैड स्टार्टेड प्रीवेलिंग इन द सिटी एंड नॉट जस्ट सिटी, बल्कि और भी शहरों से, अफगानिस्तान के और भी सूबों से अच्छी खबरें आ रही थी। मगर परसों की रात अचानक स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से एक सिक्योरिटी अलर्ट, थ्रेट अलर्ट जब इशू हुआ तो उसमें दे वर एड्रेसिंग देयर ओन सिटीजन्स, यूएस सिटीजन्स को, कि वो लोग जो गेट्स के पास मौजूद हैं, क्योंकि रश बहुत है, जिन उनके शहरियों के पास पासपोर्ट्स, वीज़ाज थे, वो भी रश की वजह से अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो भी वहीं बैठे रहते थे कि जैसे ही मौका मिलेगा अंदर चले जाएंगे।
एंड इट स्टार्टेड मेकिंग लाइक थाउजेंड्स इन नंबर। तो की तादाद में वहां पे हर गेट के ऊपर 10 से 15,000 लोग एट अ टाइम जमा होते थे। तो अब हुआ ये कि उन्होंने फिर कहना शुरू किया कि आप लोग गेट से बाहर चले जाएं। लेकिन परसों की रात वाला थ्रेट अलर्ट जो था दैट वाज यूनिक इन अ सेंस कि उन्होंने कहा कि या तो आप चले जाएं गेट्स के पास से फौरन खाली कर दें, और या फिर अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आने की जहमत ना करें, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और एबी गेट की तरफ तो खास तौर पे ना। अब जितना मतलब थ्रेट अलर्ट्स बिल्कुल इशू होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं और बेस्ड ऑन रियल टाइम और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंटेलिजेंस के ऊपर होते हैं, उसको इतना शायद सुना नहीं गया क्योंकि अफगानिस्तान में लोग इतना सीरियस मैंने देखा है कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को नहीं लेते। अब उसके मैं वहीं पर थी उस वक्त मेरी कोशिश थी कि मैं सिर्फ तादाद दिखा सकूं कि एक तो कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद लोग घरों को नहीं जा रहे, बच्चों को लेके कितने दिनों से वहां बैठे, फिर वहां कचरे की हालत ज्यादा हो गई थी खराब। तो आई वांटेड टू शो दैट। मुझे अमेरिकन फोर्सेस ने वहां से जाने को कहा, अफगान फोर्सेस ने जाने को कहा कि आप कम से कम चली जाएं ताकि हमें इतना सिक्योर हो, किसी मीडिया के बंदे की जान नहीं गई, वी विल मैनेज दैट। वो धक्कम पेल में खैर मैं निकल आई। अभी मैंने सिर्फ हार्डली 1-2 वहां से चौक क्रॉस किए होंगे कि शदीद जोरदार धमाके की एबी गेट के ऊपर आवाज आई है। एबी गेट वो है कि जो जहां तालिबान की और अमेरिकन के दरमियान इलाका तकसीम हो गया है सिक्योरिटी के लिए। अब वहां पर मुझे वापस जाने में जितना टाइम लगा शायद इतना वहां पर 1-1.5-2 किलोमीटर से आने वाले लोगों को लग जाता है क्योंकि एकदम से शहर में ट्रैफिक जैम हो गया पैनिक की वजह से। खैर फिर जब मैं गई फिर मुझे वापस भेजा गया। मैं दूर से देख पा रही थी कि बहुत धुएं के बादल और एक चीखो पुकार का आलम था। और यकीन करें कि मुझे हैरत होती है कि मैं शायद APS के बाद, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो वाकया था जिसमें मैंने बच्चों की चीखें सुनी है, तो मेरे लिए अपना एक बड़ा जज्बाती सा मसला था। बिल्कुल। तो मुझे पुलिस वालों ने कहा, जो सिक्योरिटी वहाँ तालिबान की थी, कि उन्होंने कहा कि अगर आप मीडिया की हैं तो आपके पास सबसे पहले बुलेट प्रूफ वेस्ट होना चाहिए और जो आपका एक सेफ्टी गियर है उसके बाद आप वो ले आए तो हम फिर उसके बाद आपको अलाउ करते हैं। द मोमेंट मैं वहाँ पहुंची हूँ तो आई कुड नॉट बिलीव कि इवन मैंने अमेरिकन फोर्स में, मेरी कोशिश होती है कि आई टर्म दैट एज अ गोरी पिक्चर और गोरी इमेजेस वो मैं नहीं कैप्चर करती, सिर्फ इस लालच में कि मेरे पास फुटेज आ जाए या विजुअल्स आ जाए। मैंने इवन अमेरिकन सोल्जर्स को वहाँ पे बहुत तकलीफ से कराते देखा। एक चीज़ होती है इंसानियत, और शायद मैं कल का दिन नहीं भूल पाऊंगी कि मेरे सामने अपार्ट फ्रॉम नेशनैलिटी मैटर्स लोग उस वक्त बहुत तकलीफ से, उनके आज़ा बिखरे हुए थे, लोग आगे पीछे भाग रहे थे अपने बच्चों को छोड़कर। और सुमेरा, आपकी हिम्मत है कि जैसे आप ना सिर्फ उसकी कवरेज भी कर रही थी और आप देख भी रही थी इंतहाई दर्दनाक मनाजर। हम तो मोबाइल या टीवी के ऊपर फुटेज नहीं देख पाते, आप वहाँ पर लाइव प्रेजेंट थी। ये कहिएगा कि ये जो पूरी सिचुएशन एकदम से हुई, थ्रेट अलर्ट मौजूद था लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि शायद ये अनएक्सपेक्टेड था, फिर भी इतने सारे लोग वहां पर थे, न सिर्फ अमरीकी शहरी बल्कि अफगान शहरियों का बड़ा नुकसान हुआ है इस धमाके के नतीजे में, जख्मी हुए हैं, जाने गई हैं उनकी। देखिए आप तो अभी ये कह रही हैं कि वहां पर अफगान शहरी मौजूद थे। मेरे एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक उस वक्त सिर्फ एबी गेट पर 6000 से जायद लोग मौजूद थे, तिल धरने की जगह नहीं थी। नॉर्मली मेरे हिसाब से कम थे, नॉर्मली वहां पे 10 से 15,000 लोग होते हैं। ठीक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि मैं अगर 6000 की तादाद को कम कह रही हूँ तो 10 से 15,000 लोग, लेकिन मुझे एक बेहिसी का आलम नजर आता है। मेरा दिल बहुत दुखा भी, सब कुछ है, लेकिन मैंने एक अंदाजा लगाया कि एक बेहिसी का आलम इसलिए था कि उनको एक मुआशी उसकी तरक्की की टेंशन है। उनको ये टेंशन नहीं है कि वो अपने 4-4, 5-5 बच्चों को लेकर वहां पे, जिसकी वजह से उनको तालिबान की जानिब से, अमेरिकन फोर्सेस की जानिब से बहुत सख्ती का मुजाहिरा करना पड़ता है। दे आर बीइंग ट्रीटेड विद ह्यूमिलिएशन, लेकिन उनको परवाह नहीं है। अभी तो आप ब्लास्ट से पहले की बात कर रही हैं, ब्लास्ट के बाद भी जब यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर ने पहले ब्लास्ट में आके खुद को
डेटोनेट किया है उससे पहले उसके लिए गन फायर के जरिए एक और आदमी ने जगह बनाई है। और जब वो जाहिर है दाइश का ये एक पुराना पैटर्न है कि एक वो गन फायर के जरिए गनमैन के जरिए सुसाइडर के लिए जगह बनाई जाती है, फिर सुसाइडर ने आकर अपना काम करना होता है जी। तो इट्स अ वेरी फेमस पैटर्न ऑफ दाइश। वहां पर उस हालात के बावजूद जब फायरिंग हुई है, भगदड़ हुई है, उसके बावजूद जाते थे फिर वापस आ जाते थे। और इसी दौरान में मेरा ख्याल है हार्डली इट टुक देम 45 सेकंड्स के वो बाइक पर आकर बंदे ने फिर कुछ अरबी में कुछ बोलकर खुद को डेटोनेट किया है। और 13 यूएस मरीन्स का जाना कोई आम बात नहीं है। एक आप जानते हैं उनकी तरबियत पर, उनकी सारी ट्रेनिंग पर, उनके कितने अखराजात होते हैं। फिर वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। मैं उस दिन एयरबेस पर थी, एक पूरी रात पूरा दिन मैंने वहां पे कवरेज की। बहुत खुश थे वो। आर्म ट्रूप्स की अगर मैं बात करूं, टॉप लेवल पर पॉलिसीज कुछ और होती हैं, लेकिन नीचे लेवल पर इनकी जिंदगी कुछ और होती है। तो दे वर वेरी हैप्पी कि वो बड़े अरसे के बाद अपने घरों को जाएंगे। एंड नाउ दे वर टेकन एज डेड बॉडीज। तो लेकिन ब्लास्ट के बाद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ब्लास्ट के बाद भी रात को 9:30 बजे मैंने फिर फैमिलीज को वहां पर, एंड आई वाज लिटरली गेटिंग आउट, लाइक आई कुडंट कंट्रोल माय टेम्पर कि ये लोग आखिर क्यों कर रहे हैं अपने साथ। सुमेरा साहिबा, मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वजह यह है कि 20 साल बल्कि 40 साल से जो अफगानिस्तान में लोगों ने देखा है, वहाँ पर जनाजों में, वहाँ पर शादियों में बम धमाके हुए हैं, वहाँ अमवात हुई हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है बेचारे इस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन। ब्लास्ट एक उनकी पैटर्न ऑफ लाइफ बन चुका था कि वहाँ पर होते थे। ये जो अमरीकी फ़ौजी हैं, आपने कहा कि वो बड़े खुश थे जाने के लिए और वो हैप्पी थे, मतलब अगर ग्राउंड लेवल पे आपने देखा है। पैनिक की सिचुएशन जब क्रिएट हुई तो तब उनके क्या जज्बात थे जब ये बताया गया कि 2 दिन में धमाका हो सकता है, कुछ अलर्ट्स आ रहे थे, उस वक्त कुछ आपने देखा कुछ परेशानी उनके दिलों में या फिर चेहरों पे? नहीं, थ्रेट अलर्ट तो गालिबन परसों रात का है और हम परसों रात से पहले की सुबह ही काम सारा करके लौटे थे। लेकिन देखिए, अमेरिकी फौज रिसोर्सेज वाइज, अमेरिकी फौज ट्रेनिंग वाइज और उनको जिस तरीके से रेज किया जाता है उस फौज को, उस फोर्स को, फिर मरीन्स को, उनको पता होता है कि उन्होंने किसी भी जगह पर फ्रंट लाइन पर इस सब को फेस करना है। अब यहाँ पर जो उस वक्त की हालत थी, उस वक्त सिर्फ गेट के सामने वाले जो यूएस सोल्जर्स हैं, सिर्फ उनको ही नुकसान नहीं पहुंचा। ये 13 तो जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन वो गेट्स और दीवारों के अंदर जिनको नुकसान पहुंचा, जिनके ऊपर बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स गिरे हैं, अभी तो उनकी तादाद भी कंफर्म की जा रही है पेंटागन की तरफ से। मगर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 फौजी उनका जरूर जख्मी हुआ है। उसके बाद दूसरा ब्लास्ट हो गया बहुत ताकतवर, वो भी उससे हार्डली 200 मीटर के फासले पर। तो आई एम नॉट टर्मिंग इट अ नॉर्मल थिंग, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि इसके बाद भी 5 से 6 टेररिस्ट अटैक्स की जो एक एडवाइजरी है, जो एक थ्रेट अलर्ट है, वो इशू किया गया है शहर के लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मजीद मासूम जानों को बचाए इस सारी आमीन। और सुमेरा, अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आप तबीयत भी आपकी थोड़ी नासाज है, लेकिन आप इसके बावजूद मुसलसल रिपोर्टिंग कर रही हैं। आप यकीन जानिए, पाकिस्तान में खास तौर पर फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको एज इंस्पिरेशन देख रहे हैं, चाहे वो आपकी वजीरिस्तान की रिपोर्टिंग हो या काबुल में भी। अब ये कहिएगा कि आपकी चूंकि लोगों से वहाँ बात भी हुई है, लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली बिफोर ब्लास्ट एंड आफ्टर ब्लास्ट? तालिबान की गवर्नमेंट अभी तक फॉर्म अप नहीं हो सकी है, लेकिन आपने कहा कि हालात थोड़े नॉर्मल हो गए थे, बट अब सिचुएशन क्या होगी? अभी तो उन्होंने गवर्नमेंट बनानी भी है, कंट्रोल उस तरह से एक जमाना भी है कि एक मजबूत निजाम होगा जिसको वो लेकर चलेंगे। लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब एक हुकूमत में सर ना हो और सर के बगैर जिस्म मूव करता हुआ कैसा लगेगा वो आप भी जानती हैं। लेकिन अभी 31 के फौरन बाद मुझे लगता है कि शायद अब जो हालात चल रहे हैं, अब ये 31 के फौरन बाद हुकूमत का ऐलान कर देंगे। आज 27 तारीख हो गई है गालिबन, और पीछे 4 दिन रह गए हैं। आप ये अपना विड्रॉल भी फिर, क्योंकि उसके बाद कल रात को हमने कंट्रोल ब्लास्ट बहुत सुने। कंट्रोल ब्लास्ट में जो उनके पास एम्यूनेशन था, एक्सप्लोसिव था, एयरबेस था, जाहिर है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्लासिफाइड थी। फिर उसके अंदर काफ़ी कैटेगोरिकली उसके अंदर ऐसा मवाद होता है एयरबेसिस के ऊपर कि जिसको जाने से पहले तबाह करना ज़रूरी होता है, कागजात होते हैं। तो प्रोपेगेंडा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आई थिंक पूरी रात हमारी
इसी तरह गुजर गई, क्योंकि एरियल फायरिंग, एरियल शॉट्स में सुनती रही हूँ पूरी रात। तो आई थिंक वो जल्द अज जल्द अब उन्होंने एक्सपेडाइट कर दिया है। और फिर मैं अब C-17s की आवाज बहुत सुनती रही हूँ। उसका मतलब ये है, पहले हर आधे घंटे के बाद एक फ्लाइट उतरती थी, लैंड करती थी इवैक्यूएशन की। रात को जो लोग गेट्स के बाहर रह गए थे, इतने नहीं थे लेकिन जितनी तादाद में थे, अमेरिकन उनको फिर आखिर तंग आकर कंपाउंड के अंदर ले गए, मजीद किसी अनटूवर्ड चीज से बचने के लिए। तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट बैच जिसको वो अकोमोडेट करेंगे। इसके बाद आई थिंक इवैक्यूएशन के लिए नहीं करेंगे। जो बाइडेन का स्टेटमेंट आ गया, सेक्रेटरी ब्लिंकन का भी आ गया है कि अब हम इसके बाद थोड़ा सा अपना फैलावा समेटेंगे और बाकी इवैक्यूएशन के लिए, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन हैं या अफगान हैं, उसके लिए फिर हम एक मजबूत हिकमत अमली तालिबान के साथ। बिल्कुल सही। सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और एंड स्टे सेफ, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे कि जिस तरह से आप अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभा रही हैं, इट्स मार्वलस। और जैसे आप पूरी चीज़ को कैटर भी कर रही हैं, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इवैक्यूएशन प्लान पर जहाँ पर 31 की बात की जा रही है, 31 के बाद उसमें पाकिस्तान का किरदार भी बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद हासिल कर ली है और कहा जा रहा है कि नेटो फोर्सेस अमेरिकी और कुछ अफगानी पाकिस्तान आएंगे, कराची, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में उनको रखा जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ से इंखला किया जाएगा, क्योंकि सेफ पैसेज पाकिस्तान देगा। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का किरदार जो है पूरी दुनिया देख रही है। आई होप कि दुनिया को ये याद रहे कि पाकिस्तान हमेशा मदद करता है और मदद करता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, जिसके 3 साल कल मुकम्मल हो चुके, तकरीबा कल हुई हैं 3 साल के हवाले से। मुकम्मल तो 18 अगस्त को हो गए थे जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। और अब ये बात की जा रही है कि 3 साल का जायज़ा लिया जा रहा है। अपोजिशन ऑब्वियसली अपनी तरफ से तमाम पॉइंट्स लेके आ रही है कि क्या ये वाकई बेहतर थे या फिर मायूसी के 3 साल से। लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो कह रहे हैं कि ये 3 साल थोड़े मुश्किल थे, लेकिन आगे तरक्की के साल हों, आगे तरक्की के साल होंगे। वो पॉलिसीज बनाई, वो डिसीजंस लिए जो अगले 2 सालों में आवाम को रिलीफ देगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जहाँ पर 3 साल गवर्नमेंट के डिस्कस हो रहे हैं ना, वहीं पर 3 साल ऑपोजिशन के भी डिस्कस होने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी बात भी होनी चाहिए कि ऑपोजिशन ने 3 साल क्या किया। बहरहाल जी, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अंजुम साहब, थैंक यू सो मच तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ज़रका तैमूर भी मौजूद होंगी, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अंजुम साहब आपकी तरफ हम आएंगे। 3 साल गवर्नमेंट के, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो तमाम चीज़ें गिनवाई भी, बताई भी कि हमने क्या क्या किया है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक बड़ी शानदार और बड़ी ग्लैमरस किस्म की एक तकरीब भी थी, जिसमें सब लोग सुन भी रहे थे, तारीफ़ें भी कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पे इसके ऑपोजिट भी बात हो रही है। कल की जो तकरीब है वो खुद बता रही है कि इमरान खान साहब को एहसास है कि अवाम के अंदर उनकी हुकूमत का इमेज बहुत नेगेटिव है, कि इन्होंने अवाम की सहूलतों के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। अब लोगों में जो मायूसी है उसको कवर करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये फंक्शन किया कि 3 साल में हमने शेर मारा। लेकिन भाई बात यह है कि जो उन्होंने तकरीर की है उसमें कहीं भी नहीं बताया कि उन्होंने अवाम की सहूलतों के लिए क्या किया। उन्होंने बस ये कहा कि जो अपोजिशन है वो फौज पे हमले कर रही है। मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय आप कह रहे हैं कि फौज पे हमले कर रही है। और इमरान खान की कोशिश थी कि फौज के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान लड़ाई तेज हो जाए ताकि वो महफूज रहे। और उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अपोजिशन वो कर रही है जो हिंदुस्तान कर रहा है फौज पाकिस्तान के खिलाफ। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा, उन्होंने जो बताया है वो जो अदाद शुमार पेश किए हैं, अब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि साग डार ने अपनी हुकूमत के मौशी अदाद शुमार जो है वो जालसाजी की थी। लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान के सबसे जो बहुत ज़्यादा मोतबर नाम है पाकिस्तान में, वो उनमें एक नाम हफीज़ पाशा साहब का है जो बाहर माशियात है, माशियात के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बल्कि बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जो अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के बारे में और जो दूसरे आदाद-ओ-शुमार दिए हैं उसमें जालसाजी है। मतलब इमरान खान की हुकूमत पर जालसाजी का इल्जाम हफीज पाशा ने उन्होंने आपके मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार दिए हैं वो भी जालसाजी है। और इसके अलावा जो सूरत हाल ग्राउंड में है, लोग परेशान हैं, ये अंजुम रशीद साहब कह रहे हैं। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन है 3 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट
कहा यह जा रहा है कि जो ऐलानात थे, जो दावे थे, जो वादे किए थे, वो किसी हद तक भी नहीं पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल उसमें 10% अगर बात की जाए तो 10% लोग कह रहे हैं काम भी नहीं हो सका, क्योंकि गरीबों को क्या सहूलियत देनी है, घर हैं, कर्जे हैं, इसके अलावा आपने नौकरियां देनी हैं, जो भी मामला था आपको पता है, सारी एक लिस्ट तैयार हो चुकी हुई है। क्या कहेंगी आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 3 साल बाद कहाँ पर खड़ी है? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी महजूज हो रही थी आपके अंजुम रशीद साहब, जिनको आपने कहा एनालिस्ट हैं, वो क्या कल की तकरीब में मौजूद थे, क्योंकि उनका एनालिसिस तो बहुत ही ऐसे था जिस तरह वो उन्होंने अपने आप से ही बना दिया है। यानी कल की तकरीब में उन्होंने फरमाया कि हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, तो सारी अचीवमेंट्स तो दिखाई गई, आपको एक बुकलेट दी गई, शायद उनकी नज़र से ना गुजरी हो, और अदादो शुमार। और फिर उन्होंने कहा हफीज पाशा साहब की उन्होंने बहुत उनकी तारीफ की, क्योंकि वो आयशा गौस पाशा के हस्बैंड थे। और शायद मैं उनको याद दिला दूं कि पिछली हुकूमत जब थी, नहीं मैं उनको पहले रिवर्ट करके फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। पिछली हुकूमत के जमाने में उन्होंने हफीज पाशा साहब ने कहा था कि इसहाक खान और नून लीग की गवर्नमेंट सारे सिर्फ आप फिगर्स दे रही है। तो बहरहाल ये तो मैं उनको बताना चाह रही थी। दूसरी बात ये कि ये पहली हुकूमत जो अपनी कारकर्दगी खुद बता रही है, बगैर किसी के पूछे। पहले 100 डेज का प्लान देने की दिया गया, उसके बाद ईयरली अपने आप को खुद एहतसाबी के अमल के थ्रू लेके आ रहे हैं। ये आपकी नॉइज बहुत है जी। अच्छा जी इको बैक आ रही है। अंजुम साहब हम अभी बात करते हैं, डॉक्टर साहब को बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब बोलिएगा। अच्छा, वी विल टॉक अबाउट दी अचीवमेंट का ये है कि मुझे बता दें कि 73 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में किसी ने आज तक दिया वो हेल्थ कार्ड जो कि अवाम को 10 लाख रुपए इन पेशेंट हॉस्पिटल में जाके हर गरीब आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है, जो KPK में सब लोगों को मिल चुका है। और पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में भी लोगों को इस साल के आखिर तक उम्मीद है पंजाब में मिल जाएगा और बाकी लोगों को भी। अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान की स्लोगन तो किसी और का होता था आज से 50 साल पहले, लेकिन पहली दफा ये हुकूमत है जिसने अवाम को घर देने की कोशिश की है और इस वक्त तक 19,000 घर लोगों को मिल चुके हैं। इसके अलावा जो गरीब आदमी के लिए पनाह गाहें, मजदूर के लिए पनाह गाह, उनको कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत जिस तरह से चीजें मिल रही हैं। बिस्ट प्रोग्राम जो था उसमें 1.5 करोड़ के करीब जो थे वो जाली लोगों के नंबर थे जिसमें सियासी भर्तियां थी, उसको निकाल के उसके अलावा उसके बीच में उसको 3 गुना इंक्रीज किया गया। इस वक्त जो गरीब लोगों पे फोकस है, 40 लाख खानदान हैं जिनको इक्विप किया जा रहा है। 40 लाख खानदान जो गरीब हैं उनको उनके एक एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, उनको लोन या किसान कार्ड के थ्रू लोन या फिर यूथ प्रोग्राम के थ्रू लोन, और ये घर की स्कीम तो सबके लिए। उसके अलावा जनरली जो गवर्नमेंट के लिए आपको पता है सिंगल निसाब आ गया है पाकिस्तान में ताकि नेशनलिज्म डेवलप हो। 10 डैम बन रहे हैं जिसमें मेमन डैम 2025 तक बन जाएगा, दयामर भाषा डैम बड़ी तेजी से बन रहा है, ये भी 50 साल के बाद ये एंडेवर किया गया है। सड़कें पिछले नून लीग के पिछले 5 सालों में कोई 650 किलोमीटर बनी थी, हमने 3 सालों में 1700 किलोमीटर सड़कें नई बनाई हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो ठीक, और ये वो सारे पॉइंट्स है डॉक्टर साहबा जो कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ऑब्वियसली अनाउंस किए हैं और बात भी की। अंजुम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए मकान उन्होंने जो है वो कहा था कि 50 लाख तो 20,000 बनाए हैं, ये खुद डॉक्टर साहबा कह रही हैं, इसका मतलब कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा सेहत कार्ड जो है वो पंजाब में अभी तक कोई सेहत कार्ड नहीं आया, लेकिन इस गवर्नमेंट से पहले भी सेहत की जो सहूलतें पाकिस्तान के अवाम को मुयसर थी वो इस हुकूमत ने छीन ली हैं। डॉक्टर साहब को पता है कि कैंसर के मरीजों को जो अद्वियात दी जा रही थी पंजाब में और दीगर जगहों पे, वो आपने वापस ले ली हैं। आपने लोगों को सेहत से महरूम किया है, आपने कोई नई चीज, पंजाब में तो भी सेहत कार्ड आया ही नहीं है, बाकी जगहों। अच्छा, यकसा निसाब जो है, यकसा निसाब पे अभी लोग डरे हुए हैं। यकसा निसाब में जो शानदार मयार तालीम था प्राइवेट इंग्लिश इदारों का, आपके ऐलान से लगता है कि आप तालीमी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम
तालीमी इदारों का म्यार कम करेंगी, लेकिन आपने सरकारी स्कूलों के म्यार में इजाफे का कोई प्लान नहीं बताया कि टीचर ट्रेनिंग होगी, टीचरों को नए टीचर भर्ती होंगे, नई चीज कुछ भी नहीं बताया। और जो यकसा निसाब है उसके बारे में भी लोग मशकूक है कि इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, और या रट्टू तोते बनाएंगे आप क्या कर रहे हैं। यकसा निसाब अभी डाउटफुल चीज है, उसमें अभी तक कुछ भी आपने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, डैम जो है, डैम हर हुकूमत बनाती है, ये छोटे छोटे डैम जो है ये पिछले तवील अरसे से बनते आ रहे हैं। सड़कें जो है, सड़कों की तो आप बात ही ना करें ना, सड़कें जो नवाज शरीफ ने बनाई हैं या बेनजीर ने बनाई हैं उसका तो आपसे कोई मुकाबला नहीं है। असल बात थी कि पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी जरूरत है महंगाई है, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अंजुम साहब, इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं, अदरवाइज हर पॉइंट को काउंटर करने पे आएंगे तो टाइम भी खत्म हो जाएगा और बात भी नहीं हो सकेगी। डॉक्टर साहिबा, आपने कल की जो कारकर्दगी की पूरी एक लिस्ट गिनवाई, कहीं ऐसा लगा कि महंगाई गोल हो गई इस तकरीब में? फूड इन्फ्लेशन खास तौर पर उसका जिक्र ही नहीं आया कि किस हद तक वो बढ़ चुकी है। गरीब आदमी के लिए रोटी जो कमाना है, रोटी के लिए पैसे कमाना इतना मुश्किल हो गया, इसके ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट काम कर रही या बात कर रही? जी बहुत शुक्रिया, मैंने पूरी लिस्ट नहीं गिनवाई, मैं अभी आधी लिस्ट से भी कम थी, मैं आपको जो बात कर रही थी तो आपने इंटरप्ट किया। अच्छा, अब बात यह है कि आपको ये समझना है कि इन 3 सालों में 1.5-2 साल तो कोविड की नजर हो गए, और ये जो कोविड है इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी घुटनों पे आ गई है। आप सारी हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक को देख लें, सबकी, चाइना इंक्लूडेड, सबकी पॉजिटिव डबल फिगर जिनकी ग्रोथ थी वो अब नेगेटिव में जा चुकी है। हिंदुस्तान की -7 ग्रोथ। डॉक्टर साहिबा, लेट मी करेक्ट यू, 2021 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश का फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कहीं कम है। जून की ही बात कर लें, जो लास्ट फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, 10.48 फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान का, भारत का 5.15, बांग्लादेश का 5.5। तो रीजन की ही अगर बात कर लें तो भारत को तो कोविड ने ज्यादा मुतासर किया, लेकिन इसके बावजूद फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में डबल फिगर रहा। अगर आप, गुजारिश ये है कि मुझे बोलने दें प्लीज। बात यह है जी कि हमें आए हुए 3 साल हुए। बांग्लादेश को आप देख रहे हैं, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, और तब से आज तक उनकी पॉलिसीज आपने देखी, वो किस तरह से अपने लोगों को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने खवातीन को जॉब्स दी, उन्होंने खवातीन को पढ़ाया, उन्होंने अपने माशरे में शाना बशाना खवातीन और मर्दों को आगे चलाया। इसी तरह हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट है वो जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान बना था 1947 15 अगस्त को, तब से उनकी प्लान चल रही हैं। पाकिस्तान के लीडर तो अनफॉर्चुनेटली, जो हिंदुस्तान $14 बिलियन हर साल यहाँ पर अपना एजेंडा चलाता था, उसकी नजर हो गए। हमारे लीडर तो अनफॉर्चुनेटली अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे थे, और इसकी मिसालें मुझे देने की जरूरत नहीं है, सब पे अयां हैं। तो ये पहली दफा 73 साल में एक हुकूमत आई है जो पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन है, जो 3 सालों में हमने फॉरेन पॉलिसी में चेंज ले आया है। इससे नजर आता है कि अगर कोई खुद मुख्तार हुकूमत बनने की कोशिश करे, सॉवरेनिटी लेके चले, तो बहुत कुछ हो सकता है। फूड इन्फ्लेशन की बात जो है वो आपको ये समझना चाहिए कि जो हमने इन 3 सालों में एग्रीकल्चर को टर्न अराउंड करने की कोशिश की, और उसके समरात इस दफा बम्पर क्रॉप्स में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। ये क्या वजह है कि 70 साल के बाद पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट नहीं है? ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में पानी खत्म है? ये क्या वजह है कि यहाँ पर हालात इस कदर खराब है लोगों के? 45% बिलो द पॉवर्टी लाइन से जब हमने हुकूमत की 2018 में, अगर जिन लोगों के अंजुम साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिन हुकूमतों को, अगर उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाई होती तो पाकिस्तान को सीधा आगे चलाना तो कोई मुश्किल ही नहीं था। जब हम आए तो करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन था, हमने उसको कर्जे ज्यादा उतार के हमने उसको 1.6। लेकिन डॉक्टर साहब उतने कर्जे ले भी लिए ना। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। आप ये कह रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट दुरुस्त सिमत में जा रही है। सिर्फ ये कहिएगा कि अगले 2 साल में क्या बेहतरी एक्सपेक्ट करे गरीब आदमी? ये फिगर्स, ये बड़ी बड़ी बातें अगर छोड़ के महंगाई कम होगी या नहीं, एक बेसिक सा सवाल है जो हर आदमी पूछता है, क्या अगले 2 साल में बेहतरी आएगी? आज तक महंगाई कम होना, आज तक कभी महंगाई, देखिए जब शहबाज शरीफ के जमाने में 350 रुपए तब मुर्गी होती थी, 150 रुपए टमाटर होता था, अंडे जो थे 60 रुपए का एक अंडा मिल रहा था, ये हालात भी थे।
तो महंगाई ऊपर नीचे जाती है, कुछ चीजें ऊपर नीचे जाती हैं और बाकी लेकिन डॉक्टर साहिबा, कल तो फवाद चौधरी साहब ने बड़े ओपनली कह दिया है कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी, महंगाई इतना इशू नहीं है अगर लोगों की इनकम बढ़े। दैट मीन्स कि वो इनकम की तरफ फोकस करें, महंगाई की तरफ नहीं। और इनकम जितने लोगों की बढ़ी है, ये आपको मालूम है पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा, इस चीज़ को मानना होगा, तभी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगले 2 साल अगर आपने अब गरीब आवाम को सपोर्ट करना है, उनको बेहतर करना है, तो पहले ये माने कि महंगाई हुई है और इसको कम करना है। ये नहीं कहना कि महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। मोटरसाइकिल्स और कार्स की बिक्री क्यों ज्यादा हो रही है? 80% हाईएस्ट एवर टोयोटा की गाड़ियां बिकी हैं। डॉक्टर साहबा, फिर वही बात है, आप जिस तरह बात कर रही हैं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी गरीब आदमी यूज नहीं करता। गरीब आदमी वो है जो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी करता। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। वक्त हमारे पास कम था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने एज इट इज पूरा सामने रख दिया, लेकिन वहीं पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मौजूद हैं। लेकिन बात वही है कि जैसे आपको पहले भी याद होगा कि हम इस पर कर चुके हैं कि यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेसेस, कि महंगाई जो 40% तबके को अफेक्ट कर रही है, ना तो मोटरसाइकिल खरीदता है, ना वो साइकिल खरीदता है। आप मोटरसाइकिल गाड़ियां गिनते रहेंगे, वो नहीं है। आटा, चीनी, चावल, जो आप एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात कर रही है, पाकिस्तान इंपोर्ट करने पे आ गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। बिल्कुल। अंजुम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सॉरी वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपका कंक्लूडिंग कमेंट जरूर शामिल करती। लेकिन एक चीज सिर्फ क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर आवाम को रिप्रेजेंट करने बैठे हुए हैं, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना गवर्नमेंट ना ऑपोजिशन। जो आवाम सवाल पूछती है वही हम आपके सामने ला देते हैं। एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोविड के दिनों में जहाँ पर हमने बहुत से मसाइल सुने, वहाँ पर स्टूडेंट्स के मसाइल बड़े हाईलाइटेड रहे कि हमारी तैयारी नहीं हो रही, स्कूल्स बंद हैं, एग्जाम्स ठीक से नहीं दे पा रही, नहीं हो पाएगी। और फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इन तमाम सिनेरियोज के बावजूद डिस्टिंक्शन से ना सिर्फ मार्क्स लेते हैं, बल्कि दे मेक अस प्राउड एज वेल कि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी जिनमें टैलेंट हो, पोटेंशियल हो, वो अपना काम कर दे। बिल्कुल। तो ऐसी एक स्टूडेंट है जी, ए लेवल्स का उनका रिजल्ट आ चुका है। 4 सब्जेक्ट्स में उन्होंने ए लिए हैं, 4 ही उन्होंने अपीयर किए थे। और उसमें जो ज़बरदस्त बात यह है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो कि साइंस सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन लिए, पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है। सईदा अरीज़ा जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब स्कॉलरशिप पे बैरून मुल्क जाकर पढ़ेंगी भी और टर्की जा रही हैं और वहाँ जाकर वो पढ़ेंगी। तो फिर हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस दौर में उन्होंने कैसे डिस्टिंक्शन ले ली, जब लोग कहते हैं जी हमसे तो पेपर की तैयारी नहीं हुई। पढ़ लिया इतना अलीज़ा, बता दो सारे बताएं जरा। आई थिंक आपको खुद से फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल्स मैटर करते हैं, टीचर मैटर करते हैं, लेकिन आपको चाहिए खुद से पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें। बिकॉज मैंने जितनी भी अभी तक पढ़ा है, मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पे बिलीव करती हूँ, मैंने खुद ही से पढ़ा है। और अच्छे टीचर्स का भी होना ज़रूरी है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद फोकस हो पढ़ने में। लेकिन जब आपका अपना होता है कि आपको पढ़ना है, तो फिर आप कर लेते हैं, फिर आपको इफेक्ट नहीं करता कि स्कूल बंद है या खुले हुए हैं या ऑनलाइन। मतलब आपको अपना ट्रैक अगर नजर आ रहा है ना, तो फिर आप उसके ऊपर चलते रहते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस हो या फिजिकल क्लासेस हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ऑनलाइन से मुश्किल हो जाता है। आप अगर पहले 100% एफर्ट दे रहे थे, तो अब आपको मोर देन 100% एफर्ट देनी पड़ती है। तो आपने दी भी है, 100% एफर्ट दिया, तभी आपने माशाल्लाह पाकिस्तान में टॉप किया। तो इधर बताइएगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट था क्या कोर्स और किस तरह से आपने इसको किया और फिर माशाल्लाह टॉप भी किया? ओके, सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तो अच्छा बहुत है, इन को रियल वर्ल्ड इश्यूज़ पे बात करने को मिलती है। आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली या ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और इसके अलावा ये था कि इसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और बाकी 2 पेपर्स थे। तो 2 पेपर्स थे जिसमें हमने बात की कि कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उन्हें टैकल कैसे किया जाए, सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए चीज़ों का, वो कोर्स वर्क था। और एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने सर्वे किया ऑफ डंपिंग साइट, जो कि महमूद बूटी और लोग दे हैं। तो मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किया था और उसके ऊपर सर्वे किया कि वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ पे एयर पोल्यूशन है तो वो कितनी है, वाटर की क्वालिटी कैसी है, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसे अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ लिविंग क्लोज टू दैट डंपिंग साइट। बिल्कुल सही। और ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी बड़ी बड़ी डिग्रीज के लिए करते हैं और गवर्नमेंट इस पे इतना काम करे, इंटरनेशनली ये इतना बड़ा इशू बन चुका है आपको एनवायरनमेंट। मुश्किल आई कोविड में कहीं आपको, खास तौर पर रिसर्च पेपर के लिए, बिकॉज़ आपको यू हैव टू गो देयर। पहले तो मई जून में पेपर होना था, लेकिन फिर मैंने अक्टूबर नवंबर में दिया था। फिर नेक्स्ट सेशन वो इसी वजह से था बिकॉज सब कुछ बंद हो गया था। तो आप भी नहीं चाहते कि आप कोविड में जाकर सर्वे करें, बिकॉज यू हैव टू गो टॉक टू द पीपल, सो यू आर लाइक कि थोड़ा कम हो जाए। और तब तैयारी भी नहीं थी मई जून में, बिकॉज स्कूल बंद हो गए थे, आपको नहीं पता आपने क्या करना है। तो फिर आई ऑप्टेड फॉर अक्टूबर नवंबर। तो मुश्किल हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन आसानी भी हो गई कि थोड़ा और टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। तो वो मेरे हक में वो बेहतर हो गया कि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो आगे जाके माशाल्लाह अब आपको चूंकि स्कॉलरशिप मिली है तो सब्जेक्ट यही चूज किया है? नहीं,
आई हैवंट चूजन दैट सब्जेक्ट, मैंने साइकोलॉजी चूज किया फॉर माय। तो आप इसमें आगे जाना चाहेंगे। वेल, गुड लक फॉर दैट एलिजा एंड आई Thank you रियली so होप much. कि आप इसी तरह से हमेशा जब भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करें उसमें ना सिर्फ अपने लिए बेहतरी करें बल्कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट इंशाल्लाह। करें, क्योंकि फॉरेन स्टडीज़ में आपके नाम से या, पहले ही या, आपकी या। कंट्री का नाम तो आता देखिए है। जी, Good luck for that. Thank सैयदा you so अलीजा much. जैदी हमारे साथ जो थी वो एक मेरे ख्याल में सिंबल है वो जो कहते हैं कि हम तैयारी नहीं कर सके, उन और students ये के उन लिए, सब स्टूडेंट्स के students लिए के लिए। कि जी हमसे जो पेपर की hashtag तैयारी नहीं बनाते हैं होगी। एक सब्जेक्ट भी उनसे नहीं दिया गया और उन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए और 4 में ए भी लिया और एक में डिस्टिंक्शन मिली। तो तो मेरे ख्याल ऐसी में वाकई बड़ी मिसालें हों ज़बरदस्त तो आई achievement थिंक है। आपका रास्ता जो है वो रोशन भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। वेल, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के राइट्स पर हमारे पाकिस्तान में कवानीन तो सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा इशू आ चुका हुआ है। कानून अक्सर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, स्पीडी ट्रायल और जो ज़्यादती जो या जो भी जुर्म होता है उसमें किसी को जो कसूरवार को सज़ा क्या मिलती है, ये असल सवाल है। बिल्कुल, ये असल सवाल है। और कब एक ऐसा मुआशरा हम तश्कील दे पाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहाँ पर ख़वातीन अपने आप को ना सिर्फ महफूज कंसिडर करें बल्कि इक्वली इस सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकें। इस पर हम बात करेंगे। मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर वुमेन डेवलपमेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आशफा रियाज फतियाना साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहिबा वक्त देने के लिए। मिनिस्टर साहिबा, आजकल जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं वो लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, भावलपुर है, चूँकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, ज़्यादती के केसेस, हरासमेंट के केसेस, ऑनर किलिंग के केसेस, ख़वातीन से रिलेटेड क्राइम इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि इवन मैं एक प्रोफेशनल खातून होने के बावजूद जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आज का दिन खैरियत से गुजरे और मैं खैर आफियत से घर आ जाऊँ। ये हाल हो चुका है हमारी सोसाइटी का। कैसे बेहतर होगा ये? क्या काम किया जा रहा है सिस्टम को बेहतर करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल के ज़रिए राय का इजहार करने का मौका भी दिया। और जो आपने क्वेश्चन किए हैं, मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हर खातून की आपने आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि किसी भी एज से अगर ताल्लुक़ रखती हैं ख़वातीन, चाहे वो बच्चियाँ हैं, यंग एज है, ओल्ड एज है, इस वक्त जो हरासमेंट का और जो हमारे माशरती रवैयों की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल भी हम महसूस करते हैं कि हम लोग जो है महफूज नहीं है जी। क्योंकि एक बात तो तय है, कोई भी एक फ़र्द, इदारा, हुकूमत हर एक खातून के साथ या बच्चे के साथ या बच्ची के साथ या कोई भी फैमिली मेम्बर, इवन अगर घर में कोई फ़र्द है, भाई है, बेटा है, वो हर बच्ची के साथ, बहन के साथ हर वक्त साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं रह सकता। इसमें बात आ जाती है, कुछ तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारे इदारे हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर मुकर्रर किया गया है, जिसमें हमारी पुलिस भी है, हमारा होम डिपार्टमेंट भी है, हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको कह सकते हैं, कुछ तो उनकी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। कुछ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ वो आती है हमारे मुआशरे की। ट्रू। क्योंकि जब तक मुआशरे में औरत की इज़्ज़त, एहतराम और जो सिनफी इम्तियाज़ उसे कहते हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जब तक ये ज़हनी तौर पर हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम ना तो मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं और ना ही ख़वातीन को या किसी भी फ़र्द को हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। बात आज हम करते हैं कि ख़वातीन के हवाले से अगर मुआशरती रवैया यही रहा तो आज हम ख़वातीन की बात करें, कल को हम अपने बेटों की, भाइयों की, उनकी भी बात करेंगे। बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही कहा। कह रहे आशफा हैं, साहबा, very जैसे आपने कहा कि कानून मौजूद हैं और ये शऊर बेदार करना है, तो फिर अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल तकरीब में बात कर रहे थे, लाहौर के इंसिडेंट के हवाले से बड़े परेशान, उन्होंने ब्रीफिंग भी ली और उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया। गुस्से का इजहार किया जा रहा है, उनकी तरफ से इनिशिएट भी किए गए कुछ कानून। फिर बात यहाँ पर आती है कि एक तो इशू है विक्टिम ब्लेमिंग का, दूसरा इशू है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गलत वो भी हैं, ये नहीं कि दूसरे को कसूरवार ठहराना। तीसरा ये कि कानून सख्त होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस पर क्या करेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। इस वक्त मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं, 100+ कवानीन मौजूद है। एग्जैक्टली, कानून ठीक है, 70+ खवातीन के लिए हैं जी, और 30+ बच्चों के हवाले से हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ख़राब होने की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा जिसका कि वो हक रखते हैं। अब देखें, हमारी विमेन डेवलपमेंट की टोल फ्री सर्विस है 1043, उसमें एक लॉयर हर वक्त मौजूद रहते हैं, सही, 3 कॉल अटेंडेंट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं।
24/7 ये हमारी कॉल सर्विस चलती है और ये तकरीबन 2014 से काम कर रही है, लेकिन आज तक कभी ये तातुल का शिकार नहीं हुई, कभी ये बंद नहीं हुई। और मैं ये इसमें ख़वातीन हर तरह के मसाइल के हल के लिए हमसे तजावीज़ लेती हैं, चाहे वो कवानीन उनके माशरती मसाइल के बारे में हो या उनको कानूनी मसाइल का उनको चाहिए हो मशवरा। तो हमारे लॉयर वहाँ पे मौजूद होते हैं, बाकायदा हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं अपने, और उन लोगों ने बाकायदा बेहतरीन तरीके से लोगों को मशवरे भी देते हैं। इवन अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है या कुछ, या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होकर भी ख़वातीन कॉल करती हैं, तो हम उनको बाकायदा मुतलका थाने या उस सिटी का जहाँ का ये मसला होता है वहाँ पर भी करते हैं। बल्कि पहले ये हमारे डिपार्टमेंट फॉलो अप नहीं करता था, अब मैंने उन कॉल्स की फॉलो अप भी करवाना शुरू किया। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आशा साहिबा, जैसे अभी आपने कहा ना कि हमें मुआशरती रवैयों को चेंज करना होगा, कि प्रोटेक्ट योर डॉटर से हमें एजुकेट योर सन की तरफ जाना होगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कवानीन की, तो आज से 8-9 साल पहले मुझे पता लगा था कि सड़क पर अगर आप कोई घूर रहा है ना, तो आप पुलिस को कॉल करके 509 का पर्चा करो। 509 मैंने रट लिया था, बट प्रॉब्लम ये है कि आप कॉल करके कह दो तो पुलिस वाले आके आपका पर्चा दर्ज नहीं करते, आपको आपकी सपोर्ट नहीं बनते। अभी ये जो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ, सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, पुलिस ने पकड़ना भी शुरू कर दिया। होगा क्या उसमें सबको पता है, बात आई गई हो जाएगी, ट्रेंड खत्म होगा, लोग बात करना बंद होंगे, पता नहीं वो फाइलों के अंदर दबकर रह जाएगा, सजाएं होंगी या नहीं होंगी, बेल्स भी होना शुरू हो गई हैं, बिफोर गिरफ्तारी भी बेल्स होना शुरू हो गई हैं। क्यों हमारा सिस्टम नहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता? सबसे बड़ी बात है, ये एक हकीकत है, आप लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये बात मैं भी महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इलेक्टेड एमपी हूँ और डेली मुझे आवाम के साथ ही राब्ता रहता है, और मुझे खुद भी पुलिस के साथ ये फीमेल आपने बड़ी हार्डशिप्स देखी होंगी, आई एम श्योर, चाहे आप मिनिस्टर ही क्यों ना हो, बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत ऐसे इंसिडेंट्स अपने इर्द गिर्द देखे होंगे। स्टीयरिंग करना भी कैसे आपको फील कराता है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरह से पता है। और इसी चीज को देखते हुए सबसे बड़ी बात है, मैं समझती हूँ जेंडर सेंसिटाइजिंग ट्रेनिंग्स की हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में ज़रूरत है, और खुसूसन जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं उन लोगों की ग्रूमिंग और उनकी ट्रेनिंग की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने खुद एज अ बीइंग वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर मैंने एक चीज़ को बहुत और ग्रास रूट लेवल पर भी देखा कि बड़े लेवल पर तो SHOs तक फिर मामला ठीक है, उसके बाद जब बात नीचे जाती है तो वहाँ पर वो तो सवाल एनकाउंटर अच्छा क्यों है ऐसी तू किथे गई से कि गई क्यों है, ये बात है, सवाल वो सवाल आते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते ही नहीं हैं। हालांकि ख़वातीन के हवाले से जो है बाकायदा डेस्क भी हर थानों में मौजूद है। अब आपके मुताबिक डेस्क मौजूद हैं, एप्लीकेशंस भी बनी हुई हैं, पंजाब में देख रहा था अभी कि विमेन तहफ़्फ़ुज़ ऐप भी पुलिस ने बनाई है, आपकी तरफ से ये अवेयरनेस 1043 है, बहुत सी और भी इस तरह की अवेलेबल है, फेडरल में भी प्रोविंशियल लेवल पे भी सब कुछ मौजूद है। आपको भी सारा मसाइल का पता है, इशूज़ भी हैं, लोग बात भी करते हैं, ट्रेंड्स बने हुए हैं, हो क्यों नहीं रहा कुछ? सजाएं उस तरफ बात क्यों नहीं? करना पार्लियामेंट नहीं है ना, करना असेंबली नहीं है, कानून बनाने हैं, मजीद सख्त करने हैं, जो भी सजाएं देनी है, चाहे पब्लिक हैंगिंग करनी है, करना पार्लियामेंट नहीं है। अवेयरनेस तो फैला दी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अगर जब तक गवर्नमेंट अपने एंड से क्विक डिसीजन लेकर फौरन फैसला, यही इस चीज़ का हल है। ये मैं अपनी ज़ाती राय की हैसियत से, एक खातून होने की हैसियत से ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे दूंगी कि जब तफ्तीश में और जो इस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और उसमें ज़रा सा भी डिले होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी ताकतें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं जो हक़ाइक़ को पीछे ले जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ इंसाफ लेना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन तो पूरा सिस्टम ही बेहतर करना है, पूरा सिस्टम हमें बेहतर करने की जरूरत है। हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 3 सालों में क्यों नहीं हो सका? अब देखिए, हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जो एक मसले बिगड़े हुए मिले, कल एक जगह पे मुझसे किसी ने सवाल किया कि अगर ये तमाम मसाइल मौजूद हैं तो विमेन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है? मैं उसको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर के बाहर बहुत सारा ढेर गंद का रख दिया जाए तो क्या आप झाड़ू उठा के घर में रख देंगे कि हम ये गंद साफ ही ना करें? आपको कहीं ना कहीं से बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें जो मेन इदारे हैं जिन्होंने इतनी ये उनको भी करें, ग्रूमिंग की जरूरत है, उनको अपनी एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत है। जिस चीज के लिए उनको वहां पर सर्विसेज के लिए डिप्लॉय किया गया उसके लिए जरूरत है। और उससे सबसे बड़ी बात है मुआशरे को अपना किरदार अदा करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। मुआशरे को ट्रेन और एजुकेट करने की भी जरूरत है। तो क्या विमेन डेवलपमेंट, क्या विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऐसी कोई ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है जहां खवातीन को
ताकतवर बनाया जाए, कॉन्फिडेंट बनाया जाए कि वो भी अपने आप में एक मजबूत शख्सियत बन सके। बहुत से प्रॉब्लम्स इस वजह से भी होते हैं कि बहुत डिप्राइव रहती हैं खवातीन। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमने इसी चीज को देखते हुए वुमेन डेवलपमेंट सेंटर्स का आगाज किया है, जो हम यूनिवर्सिटीज 4 यूनिवर्सिटी के साथ हमने MOU भी साइन किए। मजीद जितनी भी पंजाब में यूनिवर्सिटीज हैं, हम उन सब के साथ इस कमिंग जो ADP 21 to 22 है उसके अंदर हम तमाम के साथ करेंगे। इसमें हम बाकायदा इनको सर्च करना, CV बनाना, जॉब हंटिंग, इवन काउंसलिंग, इनको जो है सपोर्ट सिस्टम पूरा हम इनको यूनिवर्सिटीज के लेवल पर मुहैया करने जा रहे हैं। एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने 4 यूनिवर्सिटीज में किया और आप आगे लेके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डे 1 से जो बच्चे की ग्रूमिंग कर रहा है वो कौन है। अगर आप घर से, इवन मैंने देखा है, बिल्कुल पेरेंटिंग इशू हमारा आजकल की जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, आप देखें, मैंने अक्सर घरों में जाती हूँ, मैं जब देखती हूँ कि छोटे बच्चे को खामोश रखने के लिए, बिजी रखने के लिए मोबाइल दे दिया आपने, उसको आपने वो चीज दे दी है जिस डिवाइस का उसको पता ही नहीं मैंने देखना क्या है, उसका तो नन्ना से ज्यादा ही नहीं है। भी हमने करनी है, हमने इदारों को भी ग्रूमिंग करनी है, हमने कानून मजीद सख्त बनाने हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब इसमें रोल आपकी जो मिनिस्ट्री का है, क्या ये हो सकता है इस तरह के लाहौर में वाक़या पेश आया, पुलिस ने 3 दफ़ा कॉल की, पहुंचे नहीं, SP DIG हटा दिए, उसे होना कुछ नहीं है क्योंकि जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है वही बहुत स्लो है, उनकी ग्रूमिंग होनी है। इसके लिए क्या आपका डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है कि लोगों को जाके बताए, ग्रूम करे, उनके साथ मिलकर, उनके इदारों के साथ जाकर बात की जाए, उन्हें कहा जाए अपने इदारों में मजीद लोगों को सख्त करें, मजीद इनको हमारा डिपार्टमेंट इसका काम ही यही है कि हम इसमें अवेयरनेस देते हैं और ट्रेनिंग्स करते हैं। हम इस वक्त पुलिस के साथ जितने भी उनके नए कोर्सेज आते हैं उनके अंदर बाकायदा जेंडर इक्वलिटी पर हमारे सब्जेक्ट है, हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है निचली सतह पर। निचली इवन पिछले दिनों साउथ के IG साहब ने हमें लेटर लिखा कि हमें आके यहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए। हमारे यहाँ से स्टाफ गया और उनको जाके ट्रेनिंग दे के आए। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी हमने दिए हैं ये, इवन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हम जाके सेमिनार्स कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बुलाकर हम बाकायदा ट्रेनिंग। लेकिन आशफा साहिबा, जो आपने कहा ना कि यूनिवर्सिटीज में और तमाम ऐसे इदारों में जाकर आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन लोगों के पास फिर एक्सपोजर होता है, फिर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। असल प्रॉब्लम उस तबके की है जो एजुकेशन किसी भी इंस्टीट्यूट में जा ही नहीं पाता है, जिसके पास कोई तालीम और तरबियत का जरिया ही मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को तो उसको भी सपोर्ट करना है, उसको भी एजुकेट करना है, तो गवर्नमेंट उसके हवाले से क्या कर रही है। और उन खवातीन को, जैसे अभी आपने नौकरी का जिक्र किया, इतने इंसिडेंट ऐसे पेश आए हैं कि छोटे शहर से उठकर बड़े शहरों में लड़कियां नौकरी करने गई और ज्यादती का निशाना बन गई। उसकी रीजन क्या है? एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी हम इस तरह के कोई टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उसकी एक बड़ी ख़ास वजह होती है। वो वजह ये होती है जब कोई भी इस चीज़ को सुने, इस पर बात करें, ये टॉपिक डिस्कस हो, और जितना डिस्कस होगा उतना ही आप प्रीएम्प्ट तौर पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने फला वक्त में अगर खुदा न खास्ता ऐसे हो जाए तो आपने क्या करना है। ये टॉपिक टैबू समझे जाते थे कि बात नहीं करनी है, वो रेप हो, ज्यादती हो, हरासमेंट हो, सड़क पर कोई छेड़छाड़ कर जाए आपके साथ, तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते थे कि आप घर आकर बता सके। कहीं आपको ये डर होता था कि मुझे जज ना कर लिया जाए, कहीं आपको ये डर होता था कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। हमने अपनी बेटियों को मजबूत बनाना है, हमने खवातीन को वो कॉन्फिडेंस देना है कि अगर आपके साथ हो रहा है तो गलती आपकी नहीं है, आप कसूरवार नहीं है, जिसने किया वो कसूरवार है। मेक श्योर कि आप उसको डिस्कस करें, उसको अपने घर वालों को बताएं, ताकि आप में आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। आशफा फतियाना साहबा चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं पंजाब वुमेन डेवलपमेंट की, उनसे भी हम बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन इरफान मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं CNN हमारे चैनल के, और उस पर हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन जो है रिसेंटली जो हुआ है उस पर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एजेंसीज क्या कर रही हैं। इरफान मलिक, आशफा रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें बताया वुमेन डेवलपमेंट पर बहुत काम हो रहा है, मजीद काम करने की गुंजाइश डेफिनेटली है। आप बताइएगा जो रिसेंटली वाक़यात हुए हैं लाहौर में खुसूसन, इसके अलावा पंजाब में अगर बात की जाए, हैरासमेंट के, खवातीन के साथ, माँ और बेटी के साथ ज्यादती के वाक़यात, जॉब के लिए खातून गई उसके साथ ज्यादती के वाक़यात, इस वक्त फैसलाबाद में ये जो तमाम वाक़यात हो रहे हैं, इस पर पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कानून साजी में मजीद क्या किया जाना है? बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक के ऊपर बात की। और अगर हम ये बात करें कि हुकूमत की तरफ से क्या किया जा रहा है, तो इसमें एक सवालिया निशान आ जाता है कि हुकूमत ने इस पे किया क्या है।
क्योंकि अगर देखा जाए तो जब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं या माजी के अंदर कोई इस तरह के वाक़यात जब रिपोर्ट होते हैं तो उस वक्त हमें काफ़ी शोर शराबा नज़र आता है हुकूमत की तरफ से भी, और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बातें होती हैं। बच्चों के साथ रेप हो, बच्चों की किडनैपिंग के केस हों या जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी बातें हों, तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर या हुकूमती सतह के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी वावेला भी किया जाता है कि हम इसके ऊपर बहुत वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो 2021 में 3000 से ज़ायद जो ख़वातीन हैं उनको पंजाब जैसे जिसको महफूज सूबा समझा जाता था ख़वातीन के लिए, वहाँ पे उनके साथ जिनसी तशद्दुद को उनको निशाना बनाया गया। इसमें और पुलिस की तरफ से जो मुकदमात दर्ज किए गए उसमें अभी तक किसी एक मुल्ज़िम को भी आप कन्विक्शन की तरफ नहीं लेके जा सके। हमारे पास एक मोटरवे ज़्यादती का केस था जिसमें हमने देखा कि उसका केस जो 6 माह उसका ट्रायल चला, तमाम हुकूमती वसाइल उसके ऊपर लगा दिए गए, पुलिस की तमाम जो है वो डिप्लॉयमेंट इसी काम के ऊपर लगा कर दी गई कि उसके ऊपर फोकस किया जाए, और क्या हुआ, अब तक आप उसको सजाए मौत के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। इसके साथ साथ आपने लाहौर समेत कई ऐसे मकामात के ऊपर केसेस देखे होंगे जिसमें वह वाक़यात हुए, मुकदमात दर्ज हुए। हुकूमत ने भी ये कहा कि हम इसके ऊपर बड़ा आप कानून में सख्ती के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि हम इसके ऊपर ऐसे कानून ला रहे हैं कि लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये तमाम चीज़ें जो थी वो सिर्फ एक बयानात की हद तक रहीं, उससे आगे इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर में जो चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ और बेटी जो बिहाड़ी से अपने यहाँ पे लाहौर में अपनी फैमिली एक मेंबर्स को मिलने के लिए आए थे, तो उनके साथ जिस दरिंदे ने रेप किया, उमर जिसका नाम था, उसमें उसके खिलाफ 2 मुकदमात पहले थे। एक मुकदमा उसके खिलाफ बिहाड़ी में दर्ज हो चुका था और एक मुकदमा नवाब टाउन में दर्ज हुआ। इन दोनों मुकदमात की जब हमने इन्वेस्टिगेट किया और उनके मुद्दई जो हजरात थे उनसे जब बात की गई तो आपको सुनकर ये अफसोस होगा कि नवाब टाउन में जो मुकदमा हुआ पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया क्योंकि लोगों ने इसको पकड़ के दिया था, खुद लोगों ने पकड़ के दिया। 8 माह तक ये केस जो है वो चलता रहा। वो खातून इस हद तक जो मेंटली टॉर्चर का शिकार हुई कि वो खातून जो है वो बीमारी की स्टेज पर पहुंच के चारपाई के ऊपर लग गई और उसके बाद उसने खुद ये तंग आकर अदालतों में बार बार जाकर थानों में जाकर ठीक है, उसने जो केस को फाइट करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये मुल्जिम दोबारा आया और सेम उसने हरकत यहाँ पे ये ठोकर नियाज बेग पे जो माँ बेटी थी उसके साथ। बिल्कुल। इरफान, ज़ैनब कत्ल केस तो आपको याद होगा ना, कसूर वाला, वो भी आदि मुजरिम था। ये मोटरवे केस में जो मुजरिम पकड़ा गया जिसका ट्रायल चल रहा है, वो भी पहले से उसके ऐसे इंसिडेंट मौजूद थे। अच्छा, एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, चूंकि आप क्राइम बीट करते हैं, आप पुलिस को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरे सिस्टम को देखते भी हैं। एक कॉमन सवाल आम आदमी पूछता है कि अगर किसी एक को लटका दिया जाए ना तो इबरत का निशान बन जाएगा। क्या आप वाकई में समझते हैं कि ये इबरत का निशान बनाने के लिए हमें सजाएं इनिशियल केसेस में देनी पड़ेंगी ताकि आइंदा आने वाले वक्त में लोग कोई भी क्राइम, ये वाला क्राइम करते हुए डरें, हैरासमेंट, रेप या इस तरह की चीजें? सीमल, देखें, हमारे पास अगर हम पूरी दुनिया के कवानीन के ऊपर इसके ऊपर देखें तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल नज़र आती हैं। एक हमें एग्जाम्पल नज़र आती है जो शरई तरीक़ाकार है। अगर किसी जानी को आप गिरफ़्तार करते हैं तो उसमें आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपके एशिया के अंदर होती हुई नज़र आती है कि जहाँ पे अगर कोई रेप का जो मुल्ज़िम है वो पकड़ा जाता है तो उसको संसार किया जाता है। दूसरी मिसाल आपके पास ऐसी है कि वहाँ पे अगर एक शख्स को सज़ा दी जाती है तो उसके बाद वो वहाँ पे केसेस जो हैं वो कम रिपोर्ट होते हैं। दूसरी आपके पास एग्जांपल है मगरबी दुनिया की, जहाँ पे एक खातून जो है वो बगैर कपड़ों के अगर सड़क के ऊपर खड़ी है तो उसको अपने कानून के ऊपर इतना एतमाद है कि उसे मालूम है कि कोई उससे टच नहीं, उसको कोई टच नहीं कर सकता। हमारे पास कानून जो है वो उसके ऊपर मौजूद ही नहीं है। हमारे पास कानून मौजूद अगर हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। यही सवाल है इरफान मलिक, हमारा भी इरफान मलिक यही सवाल हम भी कर रहे हैं मिनिस्टर साहिबा से कि कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? पुलिस भी कह रही है, आवाम भी कह रही है जी हमने तो पकड़ के बंदा अंदर कर दिया, वो उसके सजा नहीं मिल सकी, हम क्या करें? देखिए अबूजर, इसमें हमें अपना जुडिशल सिस्टम जो है वो ठीक करना है और जुडिशल सिस्टम ठीक करना है हुकूमत ने। यही सवाल हम मिनिस्टर साहबा से भी करना चाह रहे हैं जो आपने सवाल उठाया है। मैडम, इरफान मलिक बड़े प्रॉपर तरीके से उन्होंने बता दिया कि कानून मौजूद, लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोग अभी तक हैं, उनको सज़ा नहीं मिल सकी है। हम ये बात करें कि क्या ये पब्लिक हैंगिंग, पब्लिकली लोगों को सज़ाएं देना ये पॉसिबल है? क्योंकि यही ज़रूरी लग रहा है इस वक्त जो लोगों की आवाज़ है।
मैं समझती हूँ कि बिल्कुल फान मलिक साहब ने सही बात कही है, और इससे पहले मैं भी आपके साथ ये बात कर चुकी हूँ। क्विक डिसीजन लेकर क्विक आप अगर नहीं एक्शन लेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकेंगे। और इस मामले में हुकूमती सतह पर, जुडिशरी की सतह पर जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले और करने वाले इदारे हैं, उन सब को क्विक एक्शन लेने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने अपने किरदार को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक हमारे सिर्फ मुआशरे की बात नहीं हो रही, हमारे मुल्क की सलामती का दारोमदार अभी तक इसके ऊपर आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क, उसकी हुकूमत और उसमें रहने वाले लोग अगर अपने ही लोगों के साथ अपने घर के अंदर से अगर आप महफूज नहीं है, बाहर से तो लोगों से आप अपना हिफाजत कर सकते हैं, अंदर से अपनी हिफाजत। आपकी ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे बहुत जनरल लग रही हैं। सिंस यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यू आर अ मिनिस्टर, आपको वो इनिशिएटिव लेना है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि लोगों को अपना किरदार अदा करना है, हर एक को अपने तौर पर बिहेव करना पड़ेगा। आपकी बात 100% ठीक है। एज अ मिनिस्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट कैसे इस चीज को आगे लेकर चल रही है कि ये तमाम वाकयात रुक सके, इंप्लीमेंटेशन हो सके, इदारों को मजबूती गवर्नमेंट ने देनी है, इदारों ने खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहते हैं। और गवर्नमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी एंड से बेहतरीन काम कर रही है, और आप जल्दी देखेंगे इसके ऊपर जो एक्शन लेती हुई आपको नजर आएगी गवर्नमेंट, वो भी आपको नजर आएगी। क्योंकि ये एक बात तय है कि जब भी कोई केस इस किस्म का होता है, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है, वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है। और जब तक उसके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स क्लियर होकर सामने ना आ जाए, आप ना तो किसी को फौरन कोई क्विक हैंगिंग कर सकते हैं, ना इसको उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि यही हमारा मुआशरा, यही हमारे लोग फिर उठकर खड़े हो जाते हैं कि जी गवर्नमेंट ने तो ज्यादती कर दी, इनको मौका नहीं दिया गया, और मौका देने का फायदा मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट को अभी बहुत काम करना पड़ेगा, और उसके लिए जो कानून में चेंजेस हैं, जो हर्डल्स हैं, जो क्लियर करनी पड़ेंगी, वो भी बड़े जरूरी हैं। वो भी पार्लियामेंटेरियंस नहीं करने हैं। अगर कानून में चेंज लेके आना है, वो जो कहा जाता है क्रिमिनल सिस्टम को बेहतर करना है, वो पार्लियामेंटेरियंस नहीं आइन बनाने, उन्होंने चेंजेस लेके आनी। हम सजाओं के टॉपिक पर जाना नहीं चाह रहे कि कितनी कितनी कम सजाएं हैं ज्यादती के केसेस की, हैरेसमेंट के केसेस की, ना होने के बराबर कि वो मुलजिम बाहर निकलकर दोबारा वही काम। मैं आपको थोड़ा सा आपके इस सवाल का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा किया आपने किया। हमारा डिपार्टमेंट इन्हीं गैप एनालिसिस को रिफॉर्म कर रहा है। ठीक है। हम इसको, क्योंकि हम खुद भी महसूस करते हैं कि जब ये कानून बनाए गए उस वक्त के जो जुर्माने थे या सजा थी, वो कम थी। अब देखिए इस बड़े लिहाज से वो बढ़ गया है। एडवोकेट बैरिस्टर खातून को छुरियां मार के कत्ल करने की जो कोशिश की गई, वो मुलजिम बाहर भी आ गया अपनी सजा भुगत के, और इतनी कम थी वो सजा लगी ऐसे कि ये उसको फील ही नहीं होने के बराबर। और जो सजा मिली वो बड़ी मुश्किल से मिली थी, कोई आराम से सजा नहीं मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा दिलवाई, वरना लोअर कोर्ट से वो बहाल हो गई थी, मामला उसके ईजी हो गए थे। इरफान मलिक मिनिस्टर साहिबा तो कह रही हैं हम काम कर रहे हैं, और इसके लिए मजीद काम आइंदा आने वाले दिनों में नजर भी आ जाएगा। लाहौर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, हालिया दिनों में जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक खातून के साथ ज्यादती हुई है नौकरी का झांसा देकर, इस पर क्या किया जा रहा है? इदारे क्या कह रहे हैं? दोबारा से हर रोज कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है, कोई मजीद सख्ती, कोई मजीद इस वाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? अबू ज़र देखें, अगर आप पुलिस की साइड पे, जुडिशरी की साइड के ऊपर अगर बात करेंगे तो अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर जो मिनिस्टर साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि हम इसके ऊपर रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा 3 साल गुजर चुके हैं। ज़ैनब का कसूर के अंदर केस हुआ, इस हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर काफ़ी ब्लेम किया गया कि हुकूमत है उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये हुकूमत, जो ये ऑपोजिशन जब हुकूमत में आई, तो उसके बाद आप देखें ज़ैनब की मर्डर केस के बाद जो अब तक क्या किया गया। ज़ैनब केस के अंदर भी देखें ज्यादती हुई कि वहाँ पे बच्चियों के साथ जब रेप हो रहे थे, तो मुकामी जो पुलिस थी उसने वहाँ पे एनकाउंटर करने शुरू किए, लोगों को मारना शुरू किया, और जो असल मुलजिम था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। और उसके बाद जब वो ज़ैनब का असल कातिल पकड़ा गया, तो उसने बताया कि बाकी जिन लोगों को इनकाउंटर में मारा गया उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो उनके कत्ल के अंदर मुलव्विस ही नहीं थे। कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जाते थे कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, अभी तक इन चीज़ों की तरफ कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए गए। देखिए, कानून के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कानून जो मौजूद हैं उसको जुडिशरी का सिस्टम किसने तेज करना है? मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना। इसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे, पुलिस को बाख्तियार करना है, कवानीन बनाने होंगे, पुलिस को बाख्तियार करना है। वो किसने करना है? वो पुलिस हुकूमत ने करना है। आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना। हुकूमत की तरफ से कानून साजी 3 साल हो गए हैं। इस हुकूमत की तरफ से कोई एक कानून साजी ऐसी बता दे जिसमें ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो इन्होंने कानून पास करवाया हो, ऐसे
जो मुल्जिमान हैं उनको सजाएं दिलवाने के लिए कोई कानून या पास सजाएं करवाया हो, सख्त कराने बस के लिए ही ऑर्डिनेंस कोई जारी इकराम है। उठाया हो, कोई कोई बिल एक किया हो। करारदाद पेश की हो, वो कोई ऐसी चीज बता दे जिसकी तरफ से हमें पता चले कि जिन लोगों को हमने वोट देकर अगर असेंबलियों के अंदर बिठाया है तो वो उनकी आवाज भी बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लिहाजा खुदारा सिर्फ टीवी के ऊपर आके बयानात देते हुए ये सोचा करें कि कभी आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके बच्चे के साथ अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ तो उसके बाद आप किस तरह का रिएक्शन लेंगे, उसको इस जहन में रखकर जो लोग असेंबली में बैठे हैं वो इसके ऊपर कानून साजी करें कि हमने इन चीज़ों को किस तरह आगे लेकर जाना है और अपने मुल्क को किस तरह महफूज बनाना है इन दरिंदों से। जो लोग, अगर मैं जो बात कर रहा था आपसे यूरोप की, कि अगर वहाँ पे किसी को रेप का जो अक्यूज है उसके ना वो नौकरी कर सकता है, ना उसको इंश्योरेंस मिलेगी, ना उसको हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ें फैसिलिटेट किया जाएगा, वो शख्स जो है वो अपने आप को तनहा सोसाइटी में महसूस करेगा। हमारे पास यहाँ पे सजा पूरी करने के बावजूद भी सारी जिंदगी मुजरिम होने की हैसियत से गुजारेगा। सारी जिंदगी उसके ऊपर टैग होगा, उसके ऊपर उसके डाटा के अंदर इंदराज होगा। बिल्कुल सही इरफान, ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में, जहां पर कवानीन सख्त हैं तो जराइम ये नहीं है कि कम होते हैं, लेकिन रोक जरूर होती है, लोगों को डर जरूर होता है। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आशा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका डिपार्टमेंट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफॉर्म्स के लिए काम करना है, लेकिन खुदारा अगर उसमें आप भी स्पीडी काम करेंगे और स्पीडीली ये रिफॉर्म्स पूरे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होंगे और कानून बनेंगे तो यकीन जानिए मुझ समेत पाकिस्तान की हर लड़की अपने आप को महफूज कंसिडर करे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग सब बात करते हैं, आपको पता है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है इस वक्त जी। और वो कब से मौजूद है, उसके बाकायदा एक्ट है और बाकायदा वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास पूरे इख्तियारात हैं इस सिलसिले में। फिर उसके बाद सूबाई मोतसब वो हमारे पास मौजूद है, हैरेसमेंट के तमाम केसेस उनके पास बावजूद बात वहीं पर आ जाती है कि देखिए इसके बावजूद हुकूमत के पास, वज़ीर आला के पास हमारी विमेन टास्क फोर्स मौजूद है, ये सारा कुछ मौजूद सब कुछ है, लेकिन मुजरिम को पहले मेरी बात सुने अच्छी तरह से। मैं भी आप सब लोगों के साथ इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट भी इसी अवाम में से ही मुंतखब होकर ऊपर आती है, कोई वो बाहर से नहीं आ जाते। और ये सारे मसाइल, सबसे बड़ी बात है जितने भी यहाँ पर बिल्स असेंबली से पास हुए, कानून साजी हुई, कानून साजी इतनी हो चुकी है कि मैं समझती हूँ कि अगर उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए एक कानून साजी कर दें कि सिस्टम बिल्टअप करना है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और बात सिर्फ इतनी सी है, कानून मौजूद है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 509 का पर्चा हो सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं हो सकता है। ये चीज हमने चेंज करनी है। बिल्कुल, चेंज इसी तरह होगी अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर मजीद काम करेगी, जो जिनकी ये वाहिद जिम्मेदारी है। एक ब्रेक, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बहुत दिनों से खबरें चल रही थी और एहसान मानी साहब बनेंगे, एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर रमीज़ राजा साहब के हवाले से भी आया कि वो नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन अब उनकी मंजूरी दे दी गई है और वो चेयरमैन पीसीबी होंगे। वज़ीर आज़म ने भी इत्तेफाक कर लिया है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आइंदा आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा ये अच्छा फैसला था या नहीं। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं, जो बड़ी गहरी नजर ही नहीं रखते सिर्फ क्रिकेट पर, खुद भी क्रिकेट से मुंसलिक रहे हैं और अंदर के मामलात को बड़े बेहतर अंदाज में समझते भी हैं और उस पर तज्जिया भी करते हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीजे मीर साहब, रमीज राजा एज चेयरमैन पीसीबी, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कैसा देखते हैं आप पीसीबी के फ्यूचर को इन हिज चेयरमैनशिप? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है बिकॉज ही इज द पेट्रन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। यस, आपको भी पता है सारों को कि भाई बड़ी एक मूवमेंट थी कि रमीज को ना बनाया जाए एज चेयरमैन, एंड यू नो ऑब्वियसली ये कमेंट्री के अंदर इनका काफी एक टाइम गुजरा है, बट कमिंग इनटू द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ये सीईओ तो रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं पीसीबी के बोर्ड। ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर के लिए मुंसलिक है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हमने देखना है कि एक तो इनका जो अब आगे इस टेन्योर के अंदर कैसा इनका एक आउटपुट इनपुट होगी कि क्या कराची को, क्या खैबर पख्तूनख्वा को, एंड पर्टिकुलरली बलूचिस्तान को क्या ये फोल्ड में उतना लेके आएंगे जो नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बोर्ड्स
अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर नसीम अशरफ एंड डॉक्टर जका अशरफ, ये बोर्ड बड़ा अच्छा रहा है, बट बीच में पॉलिटिक्स आ गई सिमल, एंड इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो ग्रास रूट पे है वो लड़का बिल्कुल मारा गया है। देखिए, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो अब्दुल हफीज कारदार ने बैंक्स को लेके आए, इंस्टीट्यूशंस को लेके आए, डिपार्टमेंट्स को लेके आए। उसमें यह था कि जब आप कॉलेज से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, आपको एक इमीडिएटली एक करियर मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खत्म हो गई या टीम से बाहर हो गए तो आप रोड पे आ गए, आपका कोई फ्यूचर कोई नहीं है। तो ये जो इस मैं समझता हूँ कि अब आए हैं, इन पे बिल्कुल दबाव होगा, पूरे पाकिस्तान से दबाव होगा कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करें, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अब मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक गार्ड बेचारा बना हुआ है, और उसकी परफॉर्मेंस आप देखो, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। अब इनका फ्यूचर क्या है? कोई ऊबर चला रहा है, कोई भूखा नंगा फिर रहा है। आपने इनको गाइडलाइन दे दी। हम बड़ी बातें करते हैं जी, काउंटी क्रिकेट में ये होता है। काउंटी क्रिकेट के अंदर आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको वो 12 महीने रखते हैं। पहले तो 6 रखते थे, 12 महीने रखते हैं, और 6 भी जब रखते थे तो उसके बाद क्या होता था कि 6 महीने उधर क्रिकेट खेली, ऑफ सीजन में ऑस्ट्रेलिया के चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। यहाँ वो चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करना है, लोकल क्रिकेट को रिवाइव करना है। ये करते नहीं करते, ये बड़े मैं कहता हूँ माइक्रोस्कोपिक इन पे एक बिल्कुल बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है मीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये सवाबदीद है खान साहब की, पहले तो वो कहते थे कि सवाबदीद नहीं होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की कि वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दे, लेकिन चूंकि अब वो बना चुके हैं और उस पर तनकीद भी हो रही है। सरफराज नवाज साहब ने भी तनकीद की है, वो बड़े नाकिद रहे हैं, हमेशा से इन मामलात को देखते हैं, वो भी बड़ी गहरी नज़र है। उन्होंने कुछ खत भी लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं COS को, और इसके अलावा इमरान खान साहब को। उस बारे में कुछ मालूम है आपको क्या है उसके अंदर? देखिए, इन्होंने लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, इन्होंने लेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी लिखा, और ऑब्वियसली उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस है, रिजर्वेशंस है बताई हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। इनका जो उन्होंने बताया कि कॉन्डक्ट, वो एक तो क्लिप मेरे ख्याल उन्होंने भेजा जिसमें मोहम्मद यूसुफ का और इनका एक ऑल्टरकेशन हो गया है। चलो, आई होप ही लर्न्स फ्रॉम इट, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो इस वक्त रोल होगा, इट विल नॉट बी ऑफ अ कन्फ्रंटेशनल रोल। आपका रोल होगा टू गेट ऑल द बोर्ड्स टुगेदर। डोंट फॉरगेट कि बोर्ड्स के अंदर बड़ी रिफ्ट्स, ये जो प्रोविंशियल एसोसिएशंस है, KC है, LC है, PC है, RDC है, ये जो जितने भी है, और इवन पेशावर क्रिकेट एसोसिएशन, इनको जोड़ के रखना है, क्योंकि अब इस वक्त हमारे पास वो चीज नहीं है जो वसीम अकरम आ गया, जावेद मियादाद ने उसको डिस्कवर कर लिया, वकार आ गया, आकिब आ गया, इस तरह के जो लोग हैं ये बड़े मुश्किल से अब आ रहे हैं। और आपने देख ली, परफॉर्मेंस देख ली है, एक दिन हीरो, दूसरे दिन आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है। तो ये सारे जो मैं समझता हूँ ये व्यू पॉइंट्स हैं, ये रमीज को बड़े गहरी नजर से, एंड ही हैज टू हैव अ गुड कमेटी। ये सिफारशी टाइम खत्म, एंड दैट्स इट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जहाँ पर लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं वहीं पर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। सिर्फ आपने मोहम्मद यूसुफ का जिक्र किया, बहुत से करंट प्लेयर्स हैं जो टीम में खेल रहे हैं और उनकी रही है कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं रमीज राजा से। पीजे मीर साहब क्या सोचते हैं? डू यू थिंक ही हैज़ व्हाट इट टेक्स टू बी अ लीडर, PCB का लीडर? क्योंकि व्हाइल लुकिंग एट हिज बैकग्राउंड एंड करियर, एक बड़ा एरोगेंस सा फील भी आता था। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स करते थे कि इवन एज अ कैप्टन उनकी टीम में उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं हो सकी थी। तो अब एज चेयरमैन PCB, क्या आपको लगता है कि वो पूरी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाएंगे एंड हिल मूव फॉरवर्ड डिफरेंटली? सिविल नंबर 1 जो अभी आपने वर्ड यूज किया, एरोगेंस, वो उसका एक कहावत है, एरोगेंस हैथ अ फॉल। रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी एरोगेंस दिखाएगा आजकल की दुनिया में कोई नहीं छोड़ेगा। आपने ये एरोगेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले अपने प्रोग्रामों में, ब्रेकफास्ट में आपने चला देना, एंड देन पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी। एरोगेंस का टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम है मिलजुल के एंड प्रोडक्टिविटी एंड